वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके बाद कार्यक्रम को हम समापन की घोषणा करेंगे। सत्र के समापन की, हाँ, इस सत्र के समापन की घोषणा करेंगे। धन्यवाद गीता जी। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾದೋ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ 50ನೇ 50ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ನಂದಿನ ವಂದಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಹತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪರಿಷತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು वक्षिता अभिनंदन। अभी तो एक दिन आया हुआ है कर्नाटक में, एक हफ्ते रहने बाद मैं भी को ले लूंगा कर्नाटक। नागरी लिपि परिषद की ओर से आप सभी नागरी लिपि प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं नागरी लिपि परिषद की ओर से जब यहाँ पर आया तो मुख्य जो भाषण था वो मेरा था लेकिन मेरा भाषण इस्पाक से ही ले लिया और अध्यक्ष की जो भाषण का होता है वो अंतिम होता है, सबको कुछ न कुछ जरूरी होता है, इसलिए अध्यक्ष के लिए कम पड़ जाता है। लेकिन जो नागरी लिपि की जो चर्चा हम जब करते हैं तो नागरी लिपि एक किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, पूरी संपूर्ण भारत के लिए है। डॉक्टर इस्पाक अली ने कह दिया है, लेकिन एक और जानकारी आपको दूं। 1950 में सिद्धनाथ पंत थे या कर्नाटक में, उन्होंने भारतीय देवनागरी परिषद की स्थापना की और इसका जो विशेष अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के ही थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगार ने उसकी अध्यक्षता की थी और जो बेंगलुरु के गुब्बी थिएटर में हुआ। तो ये कर्नाटक को ये सौभाग्य प्राप्त है कि नागरी लिपि परिषद की स्थापना तो 1975 में हुई, लेकिन नागरी लिपि का जो है यहाँ पर पहले एक परिषद बन गई थी यहाँ पर। और मैं चूंकि आकाशवाणी से जुड़ा रहा हूँ, आकाशवाणी से रोजी रोटी मैंने चलाई है। आकाशवाणी शब्द भी कन्नड़ शब्द का है। 1945 में मैसूर में पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन खोला गोपाल स्वामी जी ने, उन्होंने नाम दिया था आकाशवाणी, जबकि हिंदी में हमने आकाशवाणी को 1956 में स्वीकार किया, उन्होंने 45 में आकाशवाणी कर दिया था। तो ये कर्नाटक को ही सौभाग्य प्राप्त है कि ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं इस कन्नड़ प्रदेश को उपलब्ध हैं। कन्नड़ का एक और है, संगीत के लिए बहुत बड़ी देन है, जिसे हम कहते हैं कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत का माने क्या है कि जो कर्ण को प्रिय है वो कर्नाटक है, कर्ण प्रिय इसी कन्नड़। तो ये हम जब भाषा की बात करते हैं, हम सभी की भाषाएं प्रिय हैं, चाहे हमारी तमिल है, चाहे हमारी तेलुगु है, चाहे हमारी मलयालम है या कोई अन्य भाषा है, सबको अपनी प्रिय भाषा लगती है। मातृभाषा की आजकल चर्चा है, जो आप समझते हैं, जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 वाली नई शिक्षा नीति, उसमें हमने मातृभाषा को प्रोत्साहन दिया है कि बच्चे की पढ़ाई मातृभाषा में होगी तो वो आसानी से उसको समझ सकेगा, आसानी से उसको पढ़ सकेगा। और वही जो प्रयास की बात है, उसी प्रयास के लिए हम कहते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसको लिखना भी जरूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं होती। जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो इमला बोली जाती थी, अध्यापक बोलते थे, हम उसको लिखते थे, जहाँ गलती होती थी वहाँ हमारी पिटाई होती थी। तो ये देखेगा कि मतलब जो लिखावट की बात है, जिसमें हम लिपि की बात कर रहे हैं, वो लिखावट इसलिए जरूरी है कि वो भाषा उससे संरक्षित हो जाती है, उससे भाषा वो सुरक्षित हो जाती है, उससे वो भाषा जो है अगली पीढ़ी तक पहुंच सकती है, नई पीढ़ी तक पहुंच सकती है। वरना भाषा क्या है, भाषा तो आप बोल रहे हैं, इधर से सुना, इधर से निकाल के चला गया। यद्यपि हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा श्रुति परंपरा में रही है कि ऋषियों ने जो कह दिया और उनके शिष्यों ने उसको सुन लिया, उसको फिर बाद में लिपिबद्ध कर लिया। तो आज तक वेद की वाणी हमारे पास में, स्मृति की वाणी हमारे पास में है, ब्राह्मण की भाषा हमारे पास में है, आरण्यक ग्रंथों की वाणी हमारे पास में, क्योंकि हमने लिख लिया था, लिपिबद्ध उसको कर लिया था।
इसलिए भाषा का लिपिबद्ध होना बहुत जरूरी है। आपको जानकारी होगी कि अंडमान निकोबार की एक महिला थी, वो नाम था उसका और वहाँ उसकी भाषा भी औ भाषा थी और वो खत्म हो गई, तो उसके साथ वो भाषा ही चली गई। आज की तारीख में स्थिति ये है कि भारत में 250 से ज्यादा भाषाएं विलुप्ति की कगार पर होने जा रही हैं। हम लिखेंगे नहीं तो अगली पीढ़ी पढ़ेगी कहाँ से? इसलिए जरूरी है उसका लिपिबद्ध करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि नागरी लिपि में करिए, आप कन्नड़ में करिए। यहाँ की जो कन्नड़ जिसे आप बोल रहे हैं, मैसूरू में अलग बोली जा रही है, बेंगलुरु में अलग बोली जा रही है, शिवमोगा में अलग बोली जा रही है, बेंगलुरु में अलग बोली जा रही है। आप लोकगीत तो उठा के देखिए, लोक कथाएं तो देखिए, लोक कथाएं तो देखिएगा, उसमें कितनी विविधता पड़ी है, कितना हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो हमारी उसमें समाहित है, लेकिन उसको हम लिख नहीं रहे। मैंने लोक कथाओं की 121 बोली भाषाओं की 2 पुस्तकें निकाली है, उसका मैंने लिप्यंतरण किया और उसका अनुवाद भी किया और 2 निकली, जिसमें कन्नड़ की भी 4 मैंने लोक कथाएं। तो ये इस तरह से एक कार्य होना चाहिए। जो आप लोग अध्यापक हैं, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं, आप अपनी कक्षा में जब पढ़ा रहे होते हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों से कहो कि भाई आप अपने गांव में जो विवाह के गीत गाए जाते हैं उसको लिख के लाइए। आपके यहाँ जो लोक कथा आपकी दादी नानी कह रही है, मौसी कह रही है, उसको आप लिख के लाइए। वो लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ा संग्रह बन जाएगा, बहुत बड़ा ज्ञान परंपरा हमारे पास में संरक्षित हो जाएगी। ये हमें प्रयास करने चाहिए। हमें अपनी पीढ़ी को इसलिए निराशित नहीं छोड़नी चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी हमें कोसे कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमें उनको कुछ बचाने के लिए हमें अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। जो हमारी बोली भाषा है, चाहे हम जिस बोली भाषा को बोल रहे हैं, उसका हम लिप्यंतरण भी करें और साथ में अपनी नई पीढ़ी को भी बताएं। जब तो हमारी भाषा बनेगी, जब तो हमारी लिपि बचेगी। इसलिए आज हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि जब भारत के गृह मंत्री राष्ट्रपति जी को संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भारत की पूर्वोत्तर की, नॉर्थ ईस्ट की 9 भाषाओं में नागरी लिपि को अंगीकार कर लिया है। 9 भाषाओं में, मतलब ये भारत का गृह मंत्री कह रहे हैं, नागरी लिपि पसंद नहीं करी, लेकिन उन्होंने कैसे स्वीकार किया? भारत सरकार के पास तो नहीं है इसमें संसाधन। ये नागरी लिपि परिषद ने वहां जाकर सम्मेलन किए हैं, नागरी लिपि परिषद ने वहां जाकर संगोष्ठियां की हैं, प्रशिक्षण संगोष्ठियां की हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट का कोई भी ऐसा राज्य नहीं छोड़ा जहां हमने कार्यक्रम नहीं किए। उन लोगों की समझ में आ गई है कि रोमन लिपि हमारी भाषा बोली को नहीं दे सकती, नागरी लिपि ही उसके लिए सही लिपि सिद्ध हो सकती है। अरुणाचल की 10 भाषाओं अब नागरी लिपि में लिखी जा रही है, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता यहाँ के हम सब कन्नड़ को छोड़ दें और हम हिंदी को लिखें, नागरी लिपि में लिखें, लेकिन पहले कन्नड़ को तो लिखिए। आप कर्नाटक में कहीं घूम लीजिए, मैं बहुत घुमा हूँ, कहीं भी आपको किसी भी विद्यालय के आगे ये नहीं लिखा हुआ कि कन्नड़ माध्यम महाविद्यालय, कन्नड़ माध्यम विद्यालय नहीं है। अंग्रेजी मीडियम के गली गली मिल जाएंगे आपको, इंटरनेशनल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल। कहीं देखा आपने कन्नड़ माध्यम की भाषा? कहीं हमारी भाषा की इतनी खराब भाषा है, कोई इतनी गंदी भाषा है, तो कन्नड़ शब्द तो बड़ा अच्छा शब्द है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं कन्नड़ भाषा में यहाँ पर MBBS पढ़ाई जानी चाहिए? क्यों नहीं इंजीनियरिंग पढ़ाई जानी चाहिए? क्यों नहीं मैनेजमेंट पढ़ाई जानी चाहिए? भाषा तो हमारी इतनी समृद्ध है। हमारी भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने 9.5 लाख शब्द तैयार किए हैं सभी विषयों के, चाहे इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है। मैं खुद जो है 2 ग्लोसरी के बनाने में, शब्दावली बनाने में रहा, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें मैंने 8 शब्द अपनी ओर से उसमें जोड़े थे। तो ये काम हो चुका है, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। व्यवहार में नहीं आएंगे तो वो जो है वो किताब, जो ज्ञान है वो किताब के अंदर बंद रहेगा, वो किताब जो है लाइब्रेरी के अंदर बंद है। आप ये देखिएगा, आप अपने स्कूल की, कॉलेज की लाइब्रेरी खोल के देखिए, बहुत सी किताबें तो ऐसी हैं कि जिसपे आज तक धूल जमी हुई है, उसको किसी ने उठाया नहीं। आप अपने बच्चों को प्रेरित करें ना कि भाई आप अपने जो आपका लंच टाइम होता है या एक पीरियड आप लाइब्रेरी का रखिएगा, वहां बच्चे जाकर के पढ़े जाते हैं। हमें तो सौभाग्य नहीं मिला, हमारे समय में तो लाइब्रेरी इतनी समृद्ध नहीं थी, लेकिन अब तो इतने ग्रांट है भारत सरकार की ओर से, इतना है कि जितनी भी किताबें खरीदी जाएंगी उसमें से 60% आपकी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। हम हिंदी प्रदेश में हैं तो हिंदी प्रदेश में हिंदी की किताबें भारत सरकार 60% जो है हिंदी की खरीदेगी और 40% अंग्रेजी खरीदेगी। मतलब प्राधान्यता वहां पर नहीं है उसके अंग्रेजी की। तो इसलिए हमें
अपने जो भी हम कर सकते हैं हमें ये प्रयास करना चाहिए। आज का सम्मेलन, आज का जो अधिवेशन है, इसी का एक सुफल है कि डॉक्टर इशफाक अली जी ने ये बीड़ा उठाया कि यहाँ पर कार्यक्रम करें। और इस जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम के लिए किसी भी भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने या संस्था ने कोई अनुदान नहीं दिया है। इन्होंने आपस में मिलकर के ये सब किया। डॉक्टर इशफाक अली ने अपनी जेब से 45,000 रुपये लगाए, अनीता ने लगाए हैं, मेघना ने लगाए हैं, ये जितनी यहाँ पर बैठे हैं इन्होंने पैसे इकट्ठे करके इस कार्यक्रम किया है। नागरी लिपि ऐसे चलती है, नागरी लिपि परिषद ऐसे चलती है। नागरी लिपि परिषद की ओर से मैं जब कहीं भी जाता हूँ, मैं कहीं नहीं कहता कि भाई आप इसके सदस्य बने, लोग अपने आप बनते हैं। ये राजभवन में बैठे, कहाँ भाई राजभवन, खड़े हो जाओ। उन्होंने अपने कहा था मैं सदस्य बनूंगा, पहले आप इसको परखिए, आपको जरूरत लगती है तो बनिए। सदस्य बनना जरूरी नहीं, आंदोलन से इससे जुड़ना जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, हम अपनी मातृलिपि से प्रेम करें, है ना। सदस्यता तो ये चल रही है 51 वर्ष से चल रही है। इशफाक अली जी हमारे सबसे पुराने सदस्य हैं। वो जो इन्होंने गोल्डन पीरियड देखा है, सुनहरा जो पक्ष देखा है, अब तो प्लास्टिक का युग हो गया। ये प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में किया, राष्ट्रपति भवन में होता था, प्रधानमंत्री के यहाँ पर होता था, हम लोग कहाँ हम ये कार्यक्रम राज्यपाल, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के लिए नहीं करते, हम आप लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि ये काम आपने करना है। लिपि का काम, भाषा का काम आप लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो राजनेता है वो नहीं बढ़ाएंगे, वो तो भाषण देके चले जाएंगे, अनुदान भी आपको नहीं देंगे। इसलिए आप में से अगर 4 लोग भी इसके लिए राजी हो जाते हैं कि हमें नागरी लिपि के माध्यम से इस देश की राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे 9 भाषाओं को जानते थे, नागरी लिपि के माध्यम से उन्होंने उन भाषाओं को जाना था। तो हमारा कहना यह है कि आप नागरी लिपि ही नहीं लिखें, बल्कि नागरी लिपि भी लिखें। यानी जब आप 7 समंदर पार की रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा को आप सीख सकते हैं, तो नागरी लिपि और हिंदी भाषा तो भारत की है, आपकी अपनी है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जा रही है। तो उसको भी हम सीखें, उसको भी हम लिखें, उसको भी प्रेरित करें, और उससे ये जो राष्ट्रीय एकता है ये बलवती होगी। कर्नाटक के आप लोग यहाँ हैं, आप हम सब धार्मिक लोग हैं, हम वैष्णो देवी की यात्रा जाते हैं, हम अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, हम रामेश्वरम जाते हैं, तो वहाँ कन्नड़ बोली जाएगी क्या? कन्नड़ में लिखा जाएगा तो हम पढ़ लेंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। मणिपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, हम कैसे पढ़ लेंगे? तो ये तो कन्नड़ तो कर्नाटक कहते हैं ना जी, तमिल तो तमिलनाडु तक है ना जी। इस देश की जो एक सूत्र मानने के लिए है वो नागरी लिपि और हिंदी भाषा है, उस रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। ये किसी पर थोपी नहीं जा रही, ये किसी पर लादी नहीं जा रही, ये किसी पर जबरदस्ती नहीं कही जा रही। ये तो प्यार और प्रीत की भाषा है, अनुराग की भाषा है, मनोहार की भाषा है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कार्य आगे बढ़ेगा और ये देश राष्ट्रीय एकता की कड़ी में सुदृढ़ हो सकेगा। आज का सम्मेलन हमारा इसी उद्देश्य के लिए रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। नीता हिरेमठ जी बैठी है, जमाना था कहीं खेत दिखाई दी, बहुत पुरानी मेंबर है। उस जमाने में 92-93 में हम लोग यहाँ से भारत सरकार हमें 40% कंसेशन दिया करती थी। उस जमाने में हम जाया करते थे। हमें बहुत अच्छी याद है राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जब हम 25 साल के थे। और अच्छी बात ये थी कि नागरी परिषद ने एक शोध प्रतियोगिता की थी और सामने में भारत में प्रथम आया। और एक सूचना और दे दूं मैं कि जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें एक कार्यक्रम हमारा है निबंध प्रतियोगिता, और बच्चों के लिए हमने पत्र लेखन प्रतियोगिता की है। और उसमें हमने ये कहा है कि नागरी लिपि आपकी भाषा जो भी हो, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसको आप नागरी लिपि में लिखिए। पिछले 3 साल से हम उसको कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे कन्नड़ को नागरी लिपि में लिख करके दे रहे हैं, उसको हम पुरस्कार देते हैं। हम भिजवाते हैं हर साल कन्नड़ में लिखे, मैं भिजवाता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए। हमने बताया ना, हमने वो लिखा 1995 में, और हमें दिल्ली में शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति भवन में हमें सम्मानित किया। हमारे लिए तब से हम जुड़े रहे उस संस्था से। संस्था के लिए कुछ कोई फंड नहीं, कोई पैसा नहीं, क्या मिलता है अपने हिसाब से इस कारोबार को आगे ले जाते हैं, तो चल रहा है। हम और डॉक्टर इशफाक अली तो सिर्फ एक माध्यम है, असली कार्यकर्ता आप हैं, असली वॉलंटियर आप हैं, असली इसके नेता आप लोग हैं। इसलिए ये भविष्य जो है हम आप पर सौंपते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कह दी आपने।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। माननीय अतिथिगण, विद्वज्जनों एवं उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों, उद्घाटन सत्र अपने निर्धारित समापन की ओर अग्रसर है। आज के इस सत्र में ज्ञान, साहित्य, शोध और भाषा के प्रति समर्पण का जो अद्भुत संगम देखने को मिला वह निश्चित रूप से स्मरणीय रहेगा। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं डॉक्टर रेणु कुकरेती जी को आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद हमारा राष्ट्रगीत और नाड़ी गीते होगा। धन्यवाद अनीता मैम। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभा में उपस्थित आदरणीय विद्युतजन, वरिष्ठ और विशिष्ट जन, अतिथिगण, आज का यह उद्घाटन सत्र अत्यंत गरिमामयी और वैचारिक रूप से संपन्न हो रहा। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली एवं बेंगलुरु हिंदी अकादमी बेंगलुरु के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य समापन पर धन्यवाद ज्ञापित करने का सौभाग्य मुझे मिला है। हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर हरिपाल जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन में हमने हिंदी भाषा के सम्मान, उसके उज्जवल भविष्य की रूपरेखा निरंतर बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये ऊर्जा हमेशा बनी रहे। देश के विभिन्न राज्यों, शहरों और हिस्सों से पधारे हमारे सम्मानित अतिथिगण, डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी चेन्नई से, डॉक्टर अर्चना गायतोंगे जी गोवा से, डॉक्टर CJ प्रसन्न कुमारी जी तिरुवनंतपुरम से, डॉक्टर विजया भारती जी विशाखापट्टनम से, डॉक्टर धन्य कुमार जिनपाल जी विराट जी, अच्छा वो आए नहीं हैं, सोलापुर से वैसे आना था उन्हें। सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति से हम सभी में एक ऊर्जा रही और राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का नाम भी सुशोभित हुआ। हमारे मैं सरस्वती वंदना के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर मंजू गुप्ता जी का। बहुत ही मधुर वाणी में उन्होंने अपना जो है गीत प्रस्तुत किया। और नागरी गीत नेहा कत्रे मैम जी और मंजू गुप्ता मैम जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। संयुक्त सचिव डॉक्टर इस्पाक अली सर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बीज वाक्य प्रस्तुत किया। यह हमारा और बेंगलुरु हिंदी अकादमी का सौभाग्य है कि सभी एक साथ पुस्तकें, 11 पुस्तकें, अनीता मैम 11 पुस्तकें, हाँ 12 पुस्तकों का विमोचन इस मंच पे हुआ। तो इस मंच की जो शोभा है वो बढ़ी और कार्यक्रम नागरी और हिंदी अकादमी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। श्रोतागण जो इतने धैर्य के साथ सुबह से अभी तक बिना चाय और बिना पानी के आप बैठे हैं, सबसे ज़्यादा आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने धन्यवाद। दक्षिण भारत मीडिया से मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और दक्षिण भारत से बहुत से जो हमारे संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने भी आके इस्पाक अली सर और मंच को इतना सम्मान दिया, हमारी संस्था को इतना सम्मान दिया, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तकनीकी रूप से जो भी सहायता मिली, माधुरी मैम और सभी बच्चे जो हमारे साथ कार्य में लगे हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और अगर मुझसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़े हुए हैं, जिनका भी सहयोग रहा, योगदान रहा, मेरा अगर मैं नाम ना ले पाऊँ तो कोई भी बुरा ना माने, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। एक रजिस्टर हमने दिया था साइन करने के लिए, घूम के कहाँ आया है? ये उद्घाटन सत्र यही संपन्न होता है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर पहले हम राष्ट्रगीत गाएंगे, फिर हम नाड़ी गीते गाएंगे।
शुभ्रः ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् नारगीत है। छेद में लगाओ। नाड़ी खींच किसी को आता है? आपको आता है? आ रहे उसको आ रहे नीचे से आइए एक सेकंड वो मिल नहीं रहा नहीं आ जाओ थोड़ा सा आइए थोड़ा ऐप में प्रॉब्लम कभी कभी लिमिट नहीं मिलता है कोई भी जॉइन कर सकता है कोई मसला नहीं। जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನ ರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ವೇಷ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಲಿಪತಿ ಚನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ಆಡೆ ಟಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರಾರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ जय हे कर्नाटक माते जय कर्नाटक जय हिंद। आप सब लोगों को चाय के लिए आमंत्रित करते हैं। वैसे खाने का समय भी, खाना भी तैयार है, पहले आप चाय थोड़ा सा जलपान कर लें। आप लोग 10 मिनट में आप लोग आ जाइए ताकि हम दूसरा सत्र, अपना प्रथम सत्र शुरू कर सकें। बैग लेके जाएं क्या कि रहने दें?
मोबाइल रखने के काम में आएगा मेरे। हाँ हाँ मेरी तो देर से आए, मैं बहुत जल्दी आती हूँ। आपसे बहुत देर। अरे मुझे ये अनीता की पिटाई लगा, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आप कैसे हो? आज के बाद ज़्यादा ठीक हो जाएगी थोड़ा। अरे भैया तुम लोगों ने तो बहुत ही मेहनत की। क्या बात है। कैसी हैं आप?